हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवम गोस्वामी। तो आज हम बात करेंगे हाउ ब्रिटिशर्स इन्वेडेड इंडिया, हाउ दे एंडेड मुगल एम्पायर। बात स्टार्ट होती है सन 1599 एडी से। इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ वन जो कुछ ग्रुप ऑफ ब्रिटिशर्स को हुक्म देती है एक जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म करने के लिए, और बोलती है इस कंपनी को आप ईस्टर्न कंट्रीज में लेके जाओ फॉर ट्रेडिंग पर्पस। तो साल 1600 में यही कंपनी का नाम डिसाइड होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती है, 1603 में, मतलब कि 3 साल बाद क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है और शासन मिलता है किंग जेम्स वन को। तो किंग जेम्स वन 5 साल लेते हैं पूरा प्लान बनाने में, और 1608 में अपना पहला जहाज जिसका नाम है हेक्टर, उसमें बिठा के सर विलियम हॉकिंस को इंडिया भेजते हैं। केबीसी में 7 करोड़ का एक सवाल भी आया था। सवाल दोस्तों ये था, हु कमांडेड द हेक्टर, द फर्स्ट ब्रिटिश ट्रेडिंग शिप टू लैंड एट सूरत, जिसका आंसर था सर विलियम हॉकिंस। तो विलियम हॉकिंस अपना क्रू मेंबर्स के साथ इंडिया आते हैं, जो आज की जो जगह है सूरत, वहाँ पर वहाँ से ट्रैवल करते हैं आगरा तक के लिए। उस टाइम पर जो भी मुग़ल एम्परर होते थे उनका रेजिडेंस आगरा में होता था। तो उस टाइम पर मुग़ल एम्परर थे जहांगीर। तो वो सर विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिलते हैं। तो सर विलियम हॉकिंस जहांगीर से परमिशन मांगते हैं फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, ताकि वो ट्रेडिंग कर सके। जहांगीर परमिशन देने से मना कर देता है, क्योंकि उस टाइम पर ऑलरेडी पोर्टुगीज ट्रेडर्स इंडिया में ट्रेडिंग कर रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत बड़ा झटका था परमिशन ना मिलना। लेकिन फिर भी इन्होंने आंध्र प्रदेश के मछलीपत्तनम में इन्होंने एक छोटी मोटी फैक्ट्री सेटअप कर ली वहाँ के लोकल किंग की हेल्प से। बट इनका अभी भी मेन फोकस था सूरत, कि सूरत में फैक्ट्री लगाई जाए तो कैसे लगाई जाए। तो ये वापस इंग्लैंड के राजा के पास जाते हैं, किंग जेम्स वन के पास, और उनसे कहते हैं कि सर आप हेल्प करें हमारी जहांगीर के साथ हमें नेगोशिएट करवाने में। फिर किंग जेम्स वन वहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे तगड़े डिप्लोमेट को भेजते हैं, जिनका नाम होता है सर थॉमस रो। वो अब जहांगीर के पास जाते हैं अपने तरीके से बात करने में। वो एक होता है ना कि जैसे ही हमारा मैच कहीं फंस रहा हो तो हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर को भेजते हैं ताकि वो जाके मैच जिता सके। सेम सिचुएशन किंग जेम्स वन के लिए भी थी। तो उन्होंने अपना सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर भेजा जिसका नाम था सर थॉमस रो, क्योंकि उनकी उस टाइम पे कह सकते हैं कि कन्विंसिंग पावर में भी ज़्यादा होगी सर विलियम हॉकिंस के मुकाबले। वो कुछ गिफ्ट्स लेके जहांगीर के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि सर आप हमें सूरत में ट्रेडिंग फैक्ट्री लगाने की परमिशन दे दीजिए, बदले में हम आपको रेवेन्यू का कुछ हिस्सा देंगे और प्लस टैक्स भी देंगे। जहांगीर सर थॉमस रो की बात सुनकर खुश हो जाता है और मान जाता है, परमिशन दे देता है। और आने वाले कुछ डेकेड्स में ईस्ट इंडिया कंपनी की कुछ फैक्ट्रीज मद्रास, बॉम्बे, पटना, आगरा, इन सब जगह पर खुल चुकी थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोर्टुगीज़ पर अटैक किया। इसे कहा जाता है बैटल ऑफ स्वैली, ताकि पोर्टुगीज़ का जो भी वहाँ पे वर्चस्व था उस टाइम पर कम हो सके और ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग के फील्ड में सबसे बड़े प्लेयर्स बन सके। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का नेक्स्ट टारगेट था बंगाल। वो बंगाल में भी फैक्ट्री लगाना चाहते थे, क्योंकि बंगाल उस टाइम पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस माना जाता था, और वहाँ पर फैक्ट्री होने का मतलब है बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होना। और अब मुगलों का राजा था औरंगजेब, और साल था 1986। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स औरंगजेब से मिलने जाते हैं फॉर द नेगोशिएशन, ताकि वो भी उन्हें परमिशन दे दे एक फैक्ट्री सेटअप करने के लिए बंगाल में। लेकिन अनलाइक जहांगीर, औरंगजेब परमिशन नहीं देता। अब ईस्ट इंडिया कंपनी औरंगजेब के खिलाफ युद्ध छेड़ देती है और बुरी तरह से हारती है। और फिर EIC औरंगजेब से माफ़ी मांगती है और साथ में मांगती है अपनी ओल्ड ट्रेडिंग प्रिविलेजेस। औरंगजेब की माफ़ी के साथ कुछ फाइन के साथ उन्हें अपने ओल्ड ट्रेडिंग प्रिविलेजेस वापस मिल जाते हैं। अब उनके पास सिवाय वेट के दूसरा कोई चारा नहीं रह जाता। अब साल आता है 1707, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आने वाले मुगल एम्परर्स के साथ नेगोशिएशन डील में लग जाती है। फाइनली इन 1717 मुगल एम्परर फारुखसियार gave permission to EIC to establish a factory in Bengal। वो सिर्फ फैक्ट्री सेटअप करने की परमिशन नहीं देता, बल्कि उन्हें टैक्स फ्री रेवेन्यू जनरेट करने की भी परमिशन दे देता है।
जिसका मतलब सीधे सीधे ये जाता है कि उस फैक्ट्री से ईस्ट इंडिया कंपनी जितना भी रेवेन्यू जनरेट करेगी उसके ऊपर उन्हें कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ये बात उस समय के बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान को पसंद नहीं आई और वो ईस्ट इंडिया कंपनी को फोर्स करते हैं टैक्स पे करने के लिए। और फिर साल आता है 1756, जब बंगाल के नवाब बनते हैं सिराजुद्दौला। वो भी सेम पॉलिसी के साथ जाते हैं और ब्रिटिशर्स को फोर्स करते हैं टैक्स पे करने के लिए ऑन द रेवेन्यू जनरेटेड बाय द फैक्ट्री। और ब्रिटिशर्स के बहुत सारे ऑफिशियल्स को जेल में भी बंद कर देते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी रिवेंज लेने के मूड में आ जाती है, क्योंकि जब सिराजुद्दौला नवाब बने थे तो बहुत से लोग खुश नहीं थे, जैसे कि मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला की ही आर्मी का कमांडर था, और एक जगत सेठ जो कि उस टाइम पर बंगाल का बहुत बड़ा बैंकर था। ईस्ट इंडिया कंपनी इन दो लोगों के साथ हाथ मिलाती है और सिराजुद्दौला पर अटैक करती है इन 1777। इसे बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है, जिसे सिराजुद्दौला हार जाते हैं। मीर जाफर को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। इसी मूव के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग के साथ साथ अब इंडिया की पॉलिटिक्स में भी इनडायरेक्टली आ गई थी। मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बगावत की और उन्हीं के ही एनिमीज डच ट्रेडर्स के साथ हाथ मिलाया ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बाहर निकाला जा सके। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बारे में भनक लगती है, वो मीर जाफर को बंगाल के नवाब की कुर्सी से हटा देते हैं और उसी के सन इन लो मीर कासिम को बिठा देते हैं। जो काम मीर जाफर ने किया सेम काम मीर कासिम भी करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बगावत। वो अलायंस करता है अवध के नवाब शुजादौला और उस टाइम पे मुगल एम्पायर शाह आलम II के साथ, और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जंग छेड़ देता है इन 1764। इसे बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है। ये जंग भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और इसी जंग के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन पॉलिटिक्स में पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है और ऑलमोस्ट मुगल एम्पायर का एंड हो जाता है। बाय ईयर 1818 ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है। बंगाल और सूरत को तो वो ऑलरेडी एक्वायर कर ही चुके थे, अब इंडिया के बाकी सारे रीजन्स को भी उन्होंने एक्वायर कर लिया था और पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके थे। फिर साल आता है 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जहां इंडियन रिवोल्यूशनरीज रिवोल्ट करते हैं और उन्हें अनफॉर्चुनेटली हार का सामना करना पड़ता है। इसी साल 1857 में मुगल एम्पायर ऑफिशियली एंड होता है। इनका जो लास्ट मुगल एम्पायर था बहादुर शाह जफर, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी बर्मा जेल में भेज देती है और इसके सक्सेसर्स को बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। और फिर साल 1858 में ब्रिटिश राज टेक ओवर कर लेता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। ब्रिटिश राज का मतलब है अब क्राउन रूल इंडिया में यहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि अब तक इंडिया में क्राउन रूल नहीं था। और इंडिया की फर्स्ट क्वीन बनती है क्वीन विक्टोरिया। 1901 तक वो इंडिया की क्वीन रहती है। उसके बाद एडवर्ड VII इंडिया के किंग बनते हैं, एंड देन जॉर्ज V एंड देन जॉर्ज VI। जॉर्ज VI की ही बेटी क्वीन एलिजाबेथ II, जो कि अभी रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है, ये किंग जॉर्ज VI की ही बेटी थी। ब्रिटिश इंडिया के फर्स्ट वॉइस रहे थे लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग, और लास्ट वॉइस रहे थे इन 1947 लॉर्ड लुई माउंटबेटन, जिन्होंने बंटवारा भी करवाया था। अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं, मुगल्स का शासन इंडिया में शुरू हुआ था 1526 में विद बाबर, और 1764 में एंड हुआ विद शाह आलम II। बट ऑफिशियली एंड नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ से मुगल एम्पायर तो अभी भी इंडिया में थे, बट ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो राज कर रही थी। और ऑफिशियली इनका एंड होता है 1857 में विद बहादुर शाह जफर, और यहाँ से टेक ओवर करता है ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज ने इंडिया पर राज किया है फ्रॉम 1858 से 1947 तक। आज के ही दिन 21 सितंबर 1857 को मुगल एम्पायर का ऑफिशियली एंड होता है इंडिया में। साल 1803 से 1807 तक मुगल पॉलिटिक्स सिर्फ एक पॉलिटिकल फ्रंट की तरह इस्तेमाल की जा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जबकि एक्चुअल में पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही थी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई, कैसे उन्होंने मुगलों के साथ डील किया, कैसे वो धीरे धीरे इंडियन पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, और कैसे ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी को टेक ओवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।